मेरी खाला एक अभी भी बिल्कुल जवान औरत थी। वह जब भी कभी घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हसीन लम्हे उनके साथ गुजारता। मुझे खाला के साथ रहते हुए काफी अरसा गुजर गया था, इसीलिए अब वो मुझसे जरा सा भी पर्दा नहीं करती थी। एक दिन खाला घर पर अकेली थी जब उसने मुझे अपने करीब किया और एकदम से मुझे चूमने। मेरी खाला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने खालू नईम के घर में रहने आया था, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों सऊदीया जा रहे थे। रवानगी से कबल जब छोटे खालू अब्बू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अब्बू से जाते हुए कहा कि आसिफ को हमारे घर छोड़ जाएं। अब्बू ने उन्हें काफी मना किया कि अब आसिफ बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अब्बू को राजी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होगी। खाला जुनैरा की शादी मेरे खालू से कोई 12 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 8 साल का था, मगर उस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और दिलकश रंगत और जिस्म की मालिक थी। खालू और खाला की जोड़ी मिसाली समझी जाती थी, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और शायद वो दोनों उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालू का प्यार बहुत ज्यादा था और मेरा अंदाजा था कि खालू ने उनके साथ कोई रात भी जाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इंतहा का दिलकश यानी जानलेवा हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ खींचता महसूस होता था। उस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा कि आसिफ बेटा, क्या आज तुमने कॉलेज नहीं जाना? बेटा कहने पर मैं दिल ही दिल में बुरा महसूस करते हुए कहने लगा, नहीं खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसीलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने ठीक है कि अंदाज में सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा फेरने लगी। खाला के वाजे नजर आने लगे। ये दिल छू लेने वाला मंजर देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे खाला के घर आए अब तक 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर खालू ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते। ऐसा खालू ने इसलिए कहा क्योंकि खालू को अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी और जितनी वो हसीनो जमील हैं होनी भी चाहिए, और खालू उस घर में मेरी मौजूदगी से भी काफी मुतमईन थे, इसीलिए उन्हें अकेले जाने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। मैंने खाला की रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से जायजा ले लिया। मैंने देखा कि खाला चाय का इस्तेमाल काफी ज्यादा करती हैं और चाय खुले दूध की पीती हैं, और मैं पैकिंग दूध की चाय पीने का आदी था। अगले दिन जब मैं गेम खेल रहा था तो हेडफोन लगाने की वजह से मुझे कुछ पता न चला कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देखने लगी थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ गेम में मगन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। खाला हैरानो परेशान थी, क्योंकि वो भी पास बैठी मेरी सारी बकवास सुन रही थी। फिर खाला ने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर खाला की मीठी और मदम आवाज मुझे म्यूजिक की वजह से सुनाई नहीं दी। खाला मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब मैं चंद दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है खाला, क्या आप बना देंगी? खाला ने मुस्कुराते हुए शफकत भरे लहजे में कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आपको बना देती हूँ। फिर वो उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई और मैं भी गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे मजीद करीब जाकर देखा और उसे तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया बाहिर हूँ, तो वो हाथ में 2 कप चाय की ट्रे लिए बाहर आ गई। फिर उन्होंने 1 कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था बेसाख्ता अपनी फूलों जैसे चेहरे वाली खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुरा कर फूल मेरे हाथ से पकड़ा और शुक्रिया मेरे बच्चे कहा। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि खाला, बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रह के? मैं तो बोर हो गया हूँ, आज कहीं बाहर घूमने चलें? तो खाला ने कहा कि नहीं आसिफ, मैं बाहर जब भी जाती हूँ आपके खालू के साथ ही जाती हूँ, उनके बगैर मैं कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठी और मूवी देखने लग गई। खाला ने जब देखा कि मूवी में भी ये वही गलीज बातें हो रही हैं जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी, सारी गालियां और बकवास याद तुमने यहाँ से सीखी हैं। वो बोली, बेटा ये तो बहुत बुरी बात है, तुम बहुत ही बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। खाला ने फिर कहा कि मैं तेरी माँ कुलसूम से बात करूंगी कि वो तुझ पर खास नजर रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और खाला को कहा कि गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मगर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह ही बोलते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है। तूने के अंदाज वाली बातें मुंह से निकल जाती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा कि डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या फजूल सा लगाया हुआ है तुमने। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं।
तो उन्होंने कहा कि कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने वही लगा दी। खाला मूवी देख रही थी जबकि मैं चोरी से खाला का चांद सा चेहरा देख रहा था। खाला ने बैठने की पोजीशन बनाते हुए अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे से टेक और बाजू फैलाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी हूबहू खाला की कॉपी की और उसी के अंदाज में बैठ गया। मुझे महसूस हुआ कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह सोफे के दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन ठीक की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला बेइख्तियार हंस पड़ी और मुझे कहा कि आसिफ, क्या तुम मेरी नकल उतार रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिला दिया तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा और तंग करना है अभी। खाला ने फिर से मोतियों जैसे दांत निकालते हुए हंसी बिखेरी और बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है, ना किसी से जूते, और ऊपर से आप इंतहाई बोर किस्म की औरत हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा कि आसिफ, क्या मैं वाकई बोर औरत हूँ? तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रह रहकर। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे में ही थी। शायद इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफी फ्री होगी। जब रात के 10 बजे उनके मोबाइल पर खालू का फोन बजा तो वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला के कमरे से उनकी आवाज सुनाई दी, यार सच में बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको। खालू ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं मालूम कि इतने दिन मैं आपके बगैर कैसे गुजारूंगा। मगर जो जवाब खाला ने उसे दिया उसने मेरे दिल की घंटियां बजा दी। सुबह मैं जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी खाला नींद में मदहोश पड़ी थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई, अंडा फ्राई किया और कुछ ब्रेड वगैरह गर्म करके मेज पर रखकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता करने में मगन ही था कि खाला के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई। टिकटिकी बांधे मुझे देखकर वो थोड़ी सी शर्मिंदगी के अंदाज में बोली कि रात मुझे नींद नहीं आई, बहुत देर से आंख लगी थी, इसलिए सुबह जल्दी बेदार नहीं हो सकी। मैंने खाला की बात सुनकर दिल ही दिल में रात वाली कॉल का ख्याल लिए सोचा कि मेरी प्यारी खाला, मैं जानता हूँ कि आपको रात नींद क्यों नहीं आई। फिर मैं होश में आया और मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं खाला, आपने नाश्ता करना है ना, चले आज आपका नाश्ता मैं अपने हाथों से तैयार करता हूँ। खाला बोली, आज भांजे के हाथों का नाश्ता? क्या बात है जनाब। फिर मैंने खाला से कहा कि आप फ्रेश होकर आए, मैं तब तक नाश्ता बनाता हूँ, बाकी बातें फिर करेंगे। खाला ने सर हिलाया और नरमो नाजुक होंठों पर मुस्कुराहट लिए दोबारा अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। तो मैंने पूछा, खाला नाश्ते में आप क्या खाना पसंद फरमाएंगी? खाला खिलखिलाकर हंसी और कहा, आसिफ तुम इंसान बन जाओ, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मजीद शर्मसार मत करो। मैंने भी सर झुकाते हुए कहा, खाला जी जैसे आपको ठीक लगे। फिर जब मैं किचन की तरफ मुड़ने लगा तो खाला ने मुझे आंख भर के देखा और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वो मुझे किचन में काम करता हुआ काफी देर तक नजरें टिकाए देखती रही। फिर जब नाश्ता तैयार हो गया तो मैं उनकी कुर्सी के सामने खड़ा हुआ और मशीरों के अंदाज में झुककर खाला के आगे रखी मेज पर नाश्ते वाली ट्रे रख दी। खाला मेरी शरारत भरी हरकतों को बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं जैसे ही ट्रे रखकर सीधा होने लगा तो खाला ने अपने हसीन हाथों से मेरे सर पे हाथ फेरा और मेरे बालों की सजावट खराब कर दी। फिर कहा, वाह जबरदस्त, बहुत अक्लमंद हो तुम तो, वरना मेरा तो ख्याल था कि तुम भी दौरे हाजिर के लड़कों की तरह आवारा हो गए हो। मैंने भी सर पर रखा हुआ खाला का हाथ पकड़ते हुए कहा कि यार मेरा सारा स्टाइल खराब कर दिया है, बहुत मुश्किलों से सेट किया था मैंने। खाला ने मेरे गालों पर प्यार भरे अंदाज में एक हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहा, आसिफ कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो इधर और चुप करके नाश्ता करो, अब मजीद नहीं बोलना बुरी बात है। खाला ने नाश्ता किया और फिर कहा कि आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नाश्ता बहुत मजेदार बना था, चलो हम आज से पक्की पक्की दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपकी वजह से आज बहुत अरसे बाद इस तरह बेसाख्ता हंसी हूँ, क्योंकि औलाद की महरूमी ने मुझे अंदर ही अंदर से खाली कर दिया है। मैं तो हंसना भूल ही चुकी थी। मैंने कहा, खाला आप परेशान ना हो, अल्लाह के हाथ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, जो भी अल्लाह करता है उसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर पोशीदा होती है। फिर मैंने मुंह बनाते हुए खाला से कहा, आपके कोल क्या हम पहले दोस्त नहीं थे जो अब दोस्ती करेंगे? खाला ने मेरी गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, दोस्त तो थे हम, मगर ये दोस्ती कच्ची थी। फिर खाला ने मुझे आंख मारते हुए कहा, आज से पक्की दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल पर नरमी से हाथ मसलते हुए कहा कि यार एक तो इन आंटियों को भी बहुत गंदी आदत होती है गाल खींचने की, और खींचती भी ऐसे हैं कि सुर्ख कर देती हैं। खाला फिर से खिलखिलाकर हंसी और अपने दोनों हाथों को मेरे कानों की जानिब बढ़ाना चाहा तो मैंने अचानक दौड़ लगा दी। खाला भी अपने खूबसूरत कदमों के साथ मेरे पीछे दौड़ी और कहने लगी, रुको जरा आसिफ, क्या मैं तुझे आंटी नजर आती हूँ? फिर वो अचानक रुक गई और अपने कोलों पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहने लगी, हाय मैं थक गई। फिर वो करीब ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके करीब गया और पूछा क्या हुआ, तो खाला एकदम से खड़ी हुई
और मुस्कुराते हुए मेरे दोनों कानों को पकड़कर मरोड़ दिया। मैंने मजाकन रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई फ्रेंडशिप नहीं है आपसे, आप तो बहुत संग दिल हो। खाला ने होंठों पर हल्की मुस्कुराहट सजाए मुझे बड़े ही प्यार से देखा और मेरे कानों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बहुत करीब हुई और कहा, अच्छा ना यार सॉरी, मैं क्या बताऊं, मेरी हसीनो जमील खाला जो 21 साल की जवान लड़की नजर आती थी वो तो मुझ पर क़यामत ढा रही थी। फिर खाला ने कहा, अच्छा आसिफ तुम यहीं रुको, मैं चेंज कर लूं, फिर कुछ जरूरी सामान मार्केट से खरीदना है वो ले आते हैं। मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं भी थोड़ा तैयार होकर फैशन वगैरह कर लूं, शायद किसी लड़की का मुझ पर दिल आ ही जाए और फिर मैं भी खूब इंजॉय किया करूंगा। खाला ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी गर्दन के पीछे लगाते हुए कहा, आसिफ तुम इन हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने हैरानगी से पूछा, किन हरकतों से बाज आऊं? वो बोली, अपनी जज्बाती और शरारती हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ी लज्जत भी होनी चाहिए, वरना आप तो मेरा कुछ नहीं छोड़ेंगी। पहले पहल तो खाला को मेरी बात की समझ कुछ ना आई, लेकिन जब समझ आई तो वो पाँव से जूती उतार कर पकड़ते हुए बोली, आसिफ तुम कितने बदतमीज हो गए हो, शर्म करो। मैं मुस्कुराता हुआ रूम में चला गया। जब थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो सोफे पर बैठकर टीवी पर नजरें जमा ली। उसी लम्हे खाला भी बाहर आ गई। जब वो बाहर निकली तो मैं सांस लेना भी भूल गया। खाला ने बारीक सफेद कलर की कमीज और नीचे जीन्स पहनी हुई थी। मैंने शरारती अंदाज में ठंडी आ भरते हुए कहा कि मैडम जी क्या इरादे हैं आपके? तो खाला ने खुद पर नजर दौड़ाकर मुझे देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ हैरानगी से कहा, क्यों आसिफ ऐसा भी क्या हुआ? मैंने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैडम आप तो क़यामत ढा रही हैं, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता कि आप किसी की अमानत हैं। खाला ने प्यार से चेहरे पर मुस्कुराहट घेरते हुए कहा कि मुंह बंद करो अपना, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। जब उन्होंने मुझे मार्केट चलने का कहा तो मैंने खाला की तरफ हाथ लहरा कर शायराना अंदाज में कहा कि माना के शहर में आपको हजारों लोग हसरत भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन इतनी सुबह कौन दुकान खोलेगा? खाला को अपनी लापरवाही का एहसास हो गया और कहा कि तुमने ठीक कहा है, थोड़ी देर बाद हम चलेंगे। मैंने कहा, मोहतरमा जब आप बाजार जाती होंगी लोगों की नजरें तो आप पर ही जम जाती होंगी ना, उन्हें तो अपने काम का होश भी नहीं रहता होगा। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा कि यार आसिफ शर्म करो, तुम तो जैसे मुझे अपनी खाला समझते ही नहीं, मुझे ऐसे मजाक करते हो जैसे मैं तेरी खाला नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड हो। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी और ठंडी आह भरते हुए खामोश हो गया। खाला आहिस्तगी से मेरे बिल्कुल करीब बैठी और मध्यम सी आवाज में कहा, आसिफ। मैंने कहा जी। खाला बोली, क्या तुम बाज नहीं आओगे मुझे फ्लर्ट करने से? मैंने नजरें उठाए बगैर कहा, आप जैसी खूबसूरत औरत से कौन फ्लर्ट नहीं करना चाहेगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद खाला मेरे करीब हुई और बोली, क्या सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी खूबसूरत मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे अब्बू से छतरोल करवानी पड़ती। खाला के फूल की पंखड़ियों जैसे होंठों ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, आसिफ मैं तुझे इतनी ही अच्छी लगती हूँ? तो मैंने फिर किसी मासूम से आशिक की तरह सर झुकाकर धीमी सी आवाज में कहा, आपकी सोच से भी ज्यादा खाला। खाला हंस पड़ी और कहा, तुम बाज नहीं आने वाले। खाला ने कहा, आसिफ दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और दूध लेने चला गया। वापस आकर दूध को फ्रिज में रखा और खाला को बताने उनके कमरे में चला गया। लेकिन कमरे में मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा। खाला गुस्ल करके निकली थी और ये वक्त किसी क़यामत से कम न था। मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे अभी पलटने ही वाला था कि खाला ने आवाज देकर पूछा, आसिफ ले आए हो दूध? हलक खुश होने की वजह से मेरी आवाज ही न निकली। मैंने सर हिलाया तो खाला आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी जानिब बढ़ी और मेरी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। खाला ने मेरी आंखों में डूब कर पूछा, आसिफ सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना तुझे अच्छा लगा है क्या? मैंने दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको फील हो रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। मैं मानता हूँ कि आपका खूबसूरत बदन हर किसी को अपनी तरफ जबरदस्ती खींच सकता है, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर इतना काफी नहीं है। खाला ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। खाला मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता कि कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए तो आपको हासिल कर लूं और फिर सारी जिंदगी आपसे नजरें ना मिला पाऊं और फिर आपका दीदार करने से भी महरूम हो जाऊं। खाला को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो एक साइड पर बैठ गई और मुझे भी अपने करीब आने का कहा। मैं उठकर उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरी कमर में बाजू डालकर मुझे बिल्कुल अपने साथ चिपका कर बिठा लिया। फिर मेरे एक हाथ को अपने दोनों हाथों में जकड़कर कहा, आसिफ आप भी तो यही चाहते थे, अब प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। कब तक तुम यूं खुद को तरसाते रहोगे? हो सकता है आपकी वजह से ही मेरी गोद हरी हो जाए। मैं इतने दिनों से जिसको हासिल करने के लिए पागल होता जा रहा था उसे ही ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर मैं वहाँ से भागा और सुकून से अपने कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे सुनने में आया कि खाला अंदर रो रही थी। उनके सिसकने की आवाजें बाहर तक आ रही थी।
मैं दरवाजे के पास गया और कहा, खाला आप ठीक तो हैं? खाला की आवाज ना आई, सिसकने की आवाज भी बंद हो गई। मैंने फिर अल्लाह का वास्ता देकर पूछा तो अंदर से आवाज आई, आसिफ मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैं उदास सा वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद खाला भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माजरत करने लगी और कहने लगी कि मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरे हुस्न के दीवाने हो चुके थे और मैं भी तेरी बार बार ये हालत और अपने लिए तड़प देखकर औलाद की ख्वाहिश के लिए बहक गई थी कि ऐसा करने से तेरी हसरत भी पूरी हो जाएगी और शायद मुझे भी औलाद मिल जाए। लेकिन अचानक आपका दिल बदलता हुआ देखकर और अल्लाह से तौबा करके जो तुमने इस पाक रिश्ते का भरम रखकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं कभी भी नहीं भुला सकती। और मैं रो इसलिए रही थी कि तुम तो बच्चे थे, कमजोर इरादों के मालिक थे, लेकिन मैं तो समझदार थी ना। कितने बड़े गुनाह कबीरा की ख्वाहिश पाल ली थी मैंने भी औलाद की ख्वाहिश में बहकर। फिर दोनों काफी देर तक रोते रहे और आइंदा के लिए अल्लाह से माफी मांग ली। दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि वक्ती तौर पर शैतान आपको बहुत ज्यादा बहका देता है, इतना बहका देता है कि आप अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठते हैं और ऐसा गुनाह कर बैठते हैं जो सारी उम्र आपके लिए पछतावे का बाइस बन जाए। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो खसूसन हमें अपने करीबी रिश्तेदारों या अजीजों पर भी भरोसा नहीं रहा और ना ही आजकल कोई भरोसा करने के लायक है। खुदारा इसलिए अपने आस पास के लोगों पर खास नजर रखा करें, ये ना हो कि आपकी जरा सी भी कोताही आपको कहीं का कहीं पहुंचा दे। वैसे भी माँ बाप के बाद जिस हस्ती के दिल में आपके लिए सबसे ज्यादा दर्द और शफकत होती है वो खाला ही होती है, और माँ के बाद जो उसका दर्जा रखती है वो खाला ही रखती है। यानी कि माँ और खाला में कोई फर्क नहीं होता। दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक की खाला को लंबी उम्र अता फरमाए, और अगर वो किसी चीज से महरूम है तो अल्लाह ताला उसकी महरूमी को दूर फरमाए, बिलखुसूस बेऔलादी को। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद ऐसी नई वीडियोस आप तक बरोकत पहुँचती रहे। शुक्रिया।